दोस्तों, किसी भी इन्वेस्टर के लिए क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी बिजनेस में अगर उसने इन्वेस्टमेंट किया है, आज मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, मैं शेयर की बात नहीं कर रहा। क्योंकि बहुत बार बोला जाता है कि जब भी आप किसी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और उस बिजनेस का रिजल्ट कब आता है? जब उसका क्वार्टरली रिजल्ट आता है। तो अगर किसी बिजनेस का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है और वो अपनी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, तो शायद आपने एक अच्छा बिजनेस चुना था। लेकिन अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, एक क्वार्टर में अच्छा नहीं आया, दो क्वार्टर में अच्छा नहीं आया, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो शायद आपने कहीं ना कहीं गलत बिजनेस को चूज कर लिया। तो आज मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं तीन ऐसी कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में जो अपना क्वार्टरली रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर करती हैं हर क्वार्टर के एंडिंग में। और इस क्वार्टर के रिजल्ट का तो बहुत सारे लोग वेट भी कर रहे थे, क्योंकि इस क्वार्टर में पेंडेमिक की वजह से लॉकडाउन हुआ, जिसकी वजह से बहुत सी कंपनीज को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा असर पड़ा। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में तीन ऐसी कंपनीज के बारे में जिनका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक। इन तीनों के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करेंगे और आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो उनके लिए चार बिजनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिफाइनिंग बिजनेस, सेकंड पेट्रोकेमिकल बिजनेस जो थोड़ा सा केमिकल सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल से निकल के आता है। थर्ड इनका मेन बिजनेस है रिटेल का, जिसमें पिछले कुछ टाइम से रिलायंस बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन करने का ट्राई कर रहा है और इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सपेंशन किया है रिटेल सेगमेंट में। और फोर्थ है जियो का, मतलब कि टेलीकॉम सेक्टर का, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सारे प्लेयर्स नहीं बचे हैं। तो रिलायंस जियो को लेके बहुत से लोग बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। और थोड़े दिन पहले ही रिलायंस जियो में फेसबुक ने भी अपना इन्वेस्टमेंट किया था, जिसके बाद रिलायंस का शेयर बहुत ज्यादा ऊपर को भागा था। एक टाइम पे जो 1000 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, पिछले कुछ ही दिनों में वो 1400 के लेवल पे पहुंच गया। तो चलिए अब बात करते हैं रिलायंस के ओवरऑल रिजल्ट के बारे में। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं रिलायंस इंडस्ट्रीज के नेट प्रॉफिट की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 6300 करोड़ के आसपास का। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के साथ, क्योंकि हमें हर प्रॉफिट को सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करना चाहिए, ताकि जो साइक्लिक इंपैक्ट होता है वो नलीफाई हो जाए। तो अगर मैं इसके जो नेट प्रॉफिट इस साल निकल के आया है 6300 करोड़ का, उसको अगर मैं लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करूं, तो यहाँ पे 38% के आसपास का ड्रॉप नजर आता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा ड्रॉप कैसे आ गया। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आता है, जो इसके ड्रॉप के पीछे मेन रीजन हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना वन टाइम लॉस बुक किया है 4000 करोड़ के आसपास का। तो जिसकी वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट था, अगर ये वन टाइम लॉस बुक नहीं करते तो वो 10,000 करोड़ के आसपास का आता। लेकिन इन्होंने इस साल रिपोर्ट किया है 6200 करोड़ के आसपास का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वन टाइम लॉस क्या होता है। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी के लिए वन टाइम लॉस होता है कि जो उसके बिजनेस में हर साल उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नहीं आएगा। जैसे कि मान लो मैं एक बिजनेस रन करता हूं और मुझे पता चला कि इस साल मेरा एक एसेट बिल्कुल खराब है और उसको मुझे रिप्लेस करने के लिए एक नया एसेट डालना पड़ेगा। तो वो एसेट जो मैं लॉस में बेचूंगा, वो सिर्फ एक वन टाइम लॉस होगा, वो मैं हर साल बुक नहीं करूंगा। तो जिसके चलते जो वन टाइम लॉस होता है बहुत अलग अलग रीजंस की वजह से आ सकता है, लेकिन ये कंपनी के ऑपरेशंस को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करता, क्योंकि ये हर साल रेकरिंग नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बाद बात करूं एनुअल रिजल्ट की, क्योंकि मार्च में क्वार्टर के साथ एनुअल रिजल्ट भी डिक्लेयर होता है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपना जो नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है पूरे साल का, तो वो रिपोर्ट किया है 39,000 करोड़। अगर मैं उसको लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करूं, तो वहां पे भी 0.59% का ड्रॉप नजर आता है, जो कि एक माइनर सा ड्रॉप है, लेकिन हमें बताता है कि इसके नेट प्रॉफिट में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है पिछले एक साल में। तो दोस्तों, अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के ग्रोस रिफाइनिंग मार्जिन की बात करूं, तो इस क्वार्टर में उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उनका जो ग्रोस रिफाइनिंग मार्जिन है वो है $8.90 पर बैरल। अगर मैं इसको सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करूं, तो तब इनका ग्रोस रिफाइनिंग मार्जिन था $8.20 पर बैरल। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। लेकिन अगर हम इनके ग्रोस रिफाइनिंग मार्जिन को दिसंबर के क्वार्टर के साथ कंपेयर करें, तो दिसंबर के क्वार्टर में जो इनका ग्रोस रिफाइनिंग मार्जिन था वो था $9.2 पर बैरल। तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में नीचे आया है, लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो वहां पे इनका इंप्रूवमेंट निकल के आता है। दोस्तों, मैं बात करता हूं इनके सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस की, जो थोड़े दिन पहले बहुत ज्यादा चर्चा में आ गया था, जिसका नाम है रिलायंस जियो। अगर मैं रिलायंस जियो की बात करूं, तो इनका जो प्रॉफिट है, अगर मैं उसको ईयर ऑन ईयर बात करूं, तो वो 150% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अगर मैं उसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर के साथ कंपेयर करूं, तो वो 70% से ज्यादा से इंक्रीज हुआ है। और इन्होंने रिपोर्ट किया है कि इनका जो टेलीकॉम बिजनेस का जो प्रॉफिट निकल के आता है वो 2330 करोड़ के आसपास का है। तो अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर का क्या डिफरेंस होता है।
तो अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूं तो इस क्वार्टर के रिजल्ट को मैं लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के साथ कंपेयर करता हूं, और जब भी कोई एनालिस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करता है तो मतलब कि आप मार्च के क्वार्टर के रिजल्ट को दिसंबर के क्वार्टर के साथ कंपेयर कर रहे हो। तो दोस्तों इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बताता हूं इस क्वार्टरली रिजल्ट में, कि अगर मैं टोटल रेवेन्यू की बात करूं तो वहां पे इनका पेट्रोकेमिकल बिजनेस के साथ साथ रिफाइनिंग बिजनेस में भी थोड़ा सा ड्रॉप आया है, और जो इनका मेजर इंक्रीमेंट हुआ है वो जियो के बिजनेस से हुआ है और रिटेल के बिजनेस से हुआ है। और आपको ये भी पता होगा कि रिटेल का बिजनेस इनका मार्च के महीने में बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ होगा, क्योंकि तब लॉकडाउन का स्टार्टिंग हो गया था, और आने वाले क्वार्टर में हो सकता है कि रिटेल के बिजनेस में थोड़े टाइम के लिए थोड़ा ड्रॉप देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे जब तक लॉकडाउन रहेगा तो रिटेल में उतने ज्यादा लोग नहीं पहुंच पाएंगे जितना पहले लोग जाते थे। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री के बाद अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक जो इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, तो इसने ऐसे क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस दिया। तो अगर मैं एचडीएफसी बैंक के परफॉर्मेंस की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक ने इस क्वार्टर में थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इन्होंने अपने नेट प्रॉफिट में जो इन्होंने रिपोर्ट किया कि इस क्वार्टर का जो इनका नेट प्रॉफिट है 6900 करोड़ के आसपास का, अगर मैं उसको लास्ट ईयर ऑफ सेम क्वार्टर के साथ कंपेयर करूं तो यहाँ पे 17% से ज्यादा का इंक्रीमेंट आता है। तो ऐसी सिचुएशन के बीच में जब कोविड की वजह से बहुत सारे बैंकिंग ऑपरेशंस, इसके अलावा बहुत सारी चीजों के ऑपरेशंस इंपैक्ट हुए हैं, तो एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट दिया है, और इन्होंने बताया कि इनके नेट प्रॉफिट में 17% से ज्यादा का इंक्रीमेंट हुआ है। इसके बाद जब भी हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस बैंक को नेट इंटरेस्ट इनकम कितना आता है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम ही हमें बताता है कि कंपनी का ऑपरेशंस कितने अच्छे हैं और ये कितने सस्ते में पैसा लेके आगे कैसे इंटरेस्ट रेट में देते हैं और उनको कैसा मार्जिन निकल के आता है। सो दोस्तों अगर मैं एचडीएफसी बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करूं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी बैंक के लिए, जो कि बताता है कि बैंकिंग को लोन लेना और आगे लोन देने के बीच में कितना प्रॉफिट होता है, तो अगर मैं एचडीएफसी बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करूं तो वो 13,000 करोड़ से बढ़ के 15,000 करोड़ हो गया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर के बीच में। इसके बाद हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक में प्रोविजंस की। तो एचडीएफसी बैंक में प्रोविजंस की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने अपने प्रोविजंस को 1800 करोड़ से बढ़ा के 3700 करोड़ कर दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बैंक के लिए प्रोविजंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। तो दोस्तों प्रोविजंस हमें बताते हैं कि अगर बैंक को लगता है कि उसका पैसा थोड़े टाइम बाद वापस नहीं आएगा, वो थोड़े से पैसे को पहले ही साइड में रख देता है, ताकि आगे जाके उनका जो क्वालिटी है एसेट्स की वो खराब ना हो, और ये पहले से ही लोगों को बता दे कि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने अपने प्रोविजंस को बढ़ा दिया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कोविड की वजह से थोड़ी सी सिचुएशन खराब हो सकती है, जिसकी वजह से उन्होंने प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेते हुए पहले ही अपने प्रोविजंस को बहुत ज्यादा अमाउंट से बढ़ा दिया है। इसके बाद आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर एचडीएफसी बैंक के लिए, जिसको हम बोलते हैं ग्रोस एनपीए, जो कि हमें बताता है कि अगर बैंक ने कहीं पे लोन दिया है तो उसमें से कितना लोन वापस आने के चांसेस हैं और कितना लोन वापस नहीं आएगा वहां पे। तो अगर हम एनपीए की बात करें तो जो इनका एनपीए इस क्वार्टर का वो 1.26% उन्होंने रिपोर्ट किया है। अगर हम उसको दिसंबर के क्वार्टर के साथ कंपेयर करें तो दिसंबर के क्वार्टर में वो 1.42% था। तो अगर हम ग्रोस एनपीए की बात करें एचडीएफसी बैंक के केस में, तो यहाँ पे इनका ग्रोस एनपीए कम हुआ है, जो हमें बताता है कि इनके एसेट क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है एज कंपेयर टू दिसंबर क्वार्टर। दोस्तों इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि एचडीएफसी बैंक को, पूरे बैंक को कहां से कितना रेवेन्यू आता है। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा अपनी स्क्रीन पे कंटेंट दिखाता हूं, जो आपको बताएगा कि सेगमेंट वाइज एचडीएफसी बैंक का ब्रेकअप क्या है। तो दोस्तों जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सेगमेंट रेवेन्यू है एचडीएफसी बैंक का। ये हमें बताता है कि कौन से सेगमेंट में से कितना रेवेन्यू निकल के आता है और कहां पे कितनी ग्रोथ हुई है। अगर मैं डिफरेंट सेगमेंट्स की बात करूं तो डिफरेंट सेगमेंट जैसे कि ट्रेजरी, रिटेल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग और इसके अलावा और बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं जहां से इनको प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम रेवेन्यू की बात करें, जो यहाँ पे आपको अमाउंट दिख रहा है ये लैक्स में है। तो ट्रेजरी के केस में भी ये अमाउंट बड़ा है, रिटेल बैंकिंग के केस में भी यहाँ पे एक अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है और होलसेल बैंकिंग में भी यहाँ पे इनका एक अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर हम ओवरऑल लेवल पे देखें तो एचडीएफसी बैंक ने सभी सेगमेंट्स में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस किया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, अगर हम उसको सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करते हैं तो। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक्सिस बैंक की, कि एक्सिस बैंक ने इस क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया। तो अगर मैं एक्सिस बैंक के प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पे हम प्रॉफिट की बात कर नहीं सकते, क्योंकि इस क्वार्टर में एक्सिस बैंक ने लॉस बुक किया है 1300 करोड़ के आसपास का। अब आपको ये तो पता चल गया कि एक्सिस बैंक ने इस क्वार्टर में लॉस बुक किया, लेकिन अब आप ये जानना चाहते होंगे कि एक्सिस बैंक ने सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर में कैसा परफॉर्मेंस दिया था। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि एक्सिस बैंक ने सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर अपना प्रॉफिट बुक किया था 1500 करोड़ के आसपास का। तो जितना प्रॉफिट था उतना ही ऑलमोस्ट इन्होंने इस क्वार्टर में लॉस बुक किया है, सिर्फ एक साल का डिफरेंस निकल के आया है।
तो इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा रीजन माना जाता है, वो माना जाता है कि इन्होंने जो अपने प्रोविजंस थे उनको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। तो दोस्तों अगर हम एक्सिस बैंक के प्रोविजंस की बात करें तो अपने प्रोविजंस को बढ़ा के ऑलमोस्ट डबल कर दिया है और अभी जो इनके नेट प्रोविजंस हैं वो 7,000 करोड़ के आसपास के हैं। तो अगर हम इनके प्रोविजंस को एचडीएफसी बैंक के प्रोविजंस के साथ कंपेयर करें तो एचडीएफसी बैंक का ये अमाउंट 3800 करोड़ के आसपास का था, बल्कि वो बैंक इससे बड़ा है। फिर भी उनके प्रोविजंस फॉर बैड लोन, प्रोविजंस फॉर जो पैसा आने के चांसेस कम हो सकते हैं, वो इनसे कम है, जो कि हमें बताता है कि एसेट क्वालिटी एचडीएफसी बैंक की काफी अच्छी है एज कंपेयर टू एक्सिस बैंक। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं ग्रोस एनपीए की ऑफ एक्सिस बैंक, तो ग्रोस एनपीए के केस में एक छोटी सी अच्छी खबर है, अगर आपने एक्सिस बैंक में इन्वेस्टमेंट किया है तो ग्रोस एनपीए एक्सिस बैंक का थोड़ा सा कम हुआ है। इनका जो ग्रोस एनपीए इस क्वार्टर में निकल के आया है वो है 4.86%। अगर मैं उसको कंपेयर करूं सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो तब इनका जो ग्रोस एनपीए था वो था 5.26%। तो उसके कंपैरिजन में इनके ग्रोस एनपीए में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। लेकिन अगर मैं इस फिगर को लास्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर करूं, मतलब कि जो लास्ट क्वार्टर 31 दिसंबर को एंड होता है, तो उस क्वार्टर के एंडिंग में इनका जो ग्रोस एनपीए था वो 5% के आसपास का था। तो सेम क्वार्टर के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो वहां पे इनका 5.26% था। तो ग्रोस एनपीए के केस में डेफिनेटली इन्होंने थोड़ी अच्छी खबर दी है और इन्होंने बताया कि इनका ग्रोस एनपीए थोड़ा सा कम हुआ है, जो अभी कम होके 4.86% हो गया है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो एक्सिस बैंक ने बताया कि उनका जो इस क्वार्टर में नेट इंटरेस्ट इनकम निकल के आता है वो है 6800 करोड़ के आसपास का। अगर मैं इसको कंपेयर करूं सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है ऑफ अराउंड 19%। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इस क्वार्टर में निकल के आता है 3.5% के आसपास का। तो जो बताता है कि जो ये इंटरेस्ट पे पैसा लेते हैं और जो आगे देते हैं उसमें 3.5% के आसपास का प्रॉफिट कमाते हैं। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैंक के लिए। तो दोस्तों जो हम आज का वीडियो लेके आए थे प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आए थे। हम किसी भी वीडियो में किसी भी शेयर को बाय एंड सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते। तो ये जो तीनों कंपनीज के बारे में हमने बताया था, आपको बिल्कुल फैक्ट बेस्ड डिस्कशन किया था। जो नंबर्स कंपनीज ने रिपोर्ट किए हैं बीएससी या एनएससी को, सेम नंबर्स हमने आपको बताए थे और थोड़ा सा उनका कंपैरिजन किया था सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसको कंपेयर कर लें लास्ट ईयर के साथ, ताकि आपको पता चले कि ये नंबर तो इतने हैं लेकिन उन्होंने लास्ट ईयर में कैसा परफॉर्म किया था। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे कि हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर करें। तो अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।